हेलो एवरीवन, आप सभी का डीओ एलएलबी 5th सेमेस्टर पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में स्वागत करते हैं। आज हम रेन कंट्रोल एंड स्लम क्लियरेंस के पार्ट 2 में रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग 1 सेफ जोन क्वेश्चन। आइए चलते हैं 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 14(1)(e) रीड विद सेक्शन 25(b) पर देखा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में केस के फैक्ट्स देकर क्वेश्चंस देखे गए हैं। केस के फैक्ट्स में भी अधिकतर सत्यवती शर्मा 2008 के केस के फैक्ट्स देकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको डील करते हुए सबसे पहले हम सेक्शन 14(1)(e) को बताएंगे। इस प्रोविजन में लैंडलॉर्ड की इविक्शन पिटीशन को कंट्रोलर ग्रांट कर सकते हैं अगर इस प्रीमाइसेस की लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट हो, खुद के लिए या अपनी फैमिली में ऐसे मेंबर्स को रखने के लिए जो कि उन पर निर्भर है। इस प्रोविजन में 4 की इंग्रेडिएंट्स है। पहला, लैंडलॉर्ड इस प्रीमाइसेस का ओनर होना चाहिए। दूसरा, प्रीमाइसेस किराएदार को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही दी गई हो। तीसरा, प्रीमाइसेस की जरूरत खुद के लिए या फैमिली में ऐसे मेंबर्स के रहने के लिए हो जो कि उन पर निर्भर है। और 4th की इंग्रेडिएंट है कि लैंडलॉर्ड के पास कोई दूसरी सुटेबल अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। और सेक्शन 25(b) में बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पर फाइल की गई इविक्शन पिटीशन को डिस्पोज करने का प्रोसीजर बताया गया है। इस प्रोविजन को बताने के बाद हम लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। सबसे पहला लैंडमार्क जजमेंट मिस एस सन्याल वर्सेस ज्ञानचंद के केस में दिया गया था। ये 1968 का केस है। इस केस में रेस्पोंडेंट ज्ञानचंद ने दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत इविक्शन पिटीशन फाइल की इस ग्राउंड पर कि उन्हें ये प्रीमाइसेस बोनाफाइड रूप में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन सिर्फ तभी इफेक्टफुल होती है जब प्रीमाइसेस का यूज सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही किया जा रहा हो। लेकिन प्रेजेंट केस में प्रीमाइसेस के एक हिस्से में गर्ल्स स्कूल चलाई जा रही थी जो कि नॉन रेजिडेंशियल पर्पस है, इसलिए कोर्ट यहाँ अपील अलाउ कर देती है। दूसरा केस वीएस तलवार वर्सेस प्रेमचंद्र शर्मा है। ये 1984 का केस है। इस केस में मकान मालिक ने लीज डीड में ये मेंशन किया था कि किराएदार इस जगह को सिर्फ रेजिडेंशियल या पर्सनल ऑफिस के लिए यूज करेंगे, कमर्शियल के लिए नहीं। लेकिन जब मकान मालिक ने सेक्शन 14(1)(e) में इविक्शन पिटीशन फाइल की तो किराएदार ने अपने कंटेंशन में कहा कि ये प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही पर्पसेस के लिए दी गई थी, इसलिए इस प्रोविजन में इविक्शन पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। किराएदार के इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस में मकान मालिक ने इसका काफी ध्यान रखा है कि ये प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो, इसलिए लीज डीड के क्लोज 12 में एक्सप्रेसली बताया है कि इस प्रीमाइसेस का यूज सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस या पर्सनल ऑफिस के लिए होना चाहिए, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। साथ ही ऑफिस के आगे शब्द पर्सनल भी यूज किया जिससे ये पता चल सके कि प्रीमाइसेस ऑफिशियल बिजनेस को रन करने के लिए यूज नहीं होगी, सिर्फ पर्सनल ऑफिस के काम के लिए होगी। तीसरा केस वीके भंडारी वर्सेस शेख मोहम्मद 2009 है। इस केस में मकान मालिक शेख मोहम्मद सेक्शन 14(1)(e) के ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं जिसे रेंट कंट्रोलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस जजमेंट के अगेंस्ट किराएदार हाई कोर्ट में अपील करते हैं, ये कंटेंट करते हुए कि मकान मालिक मुझे इस जगह से निकालकर किसी और को ये प्रीमाइसेस ज्यादा कीमत में बेचना चाहते हैं जो कि वैलिड ग्राउंड नहीं है। लेकिन इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि रेंट कंट्रोलर द्वारा इविक्शन पिटीशन वैलिड ग्राउंड पर ग्रांट किया गया था क्योंकि मकान मालिक को अपनी फैमिली को इस प्रीमाइसेस में रखने के लिए 13 कमरे चाहिए थे, लेकिन उनके पास किराएदार के प्रीमाइसेस को छोड़कर टोटल 10 कमरे ही हो रहे थे। इसके साथ ही कोर्ट ने डीआरसी के सेक्शन 19 को ऑब्जर्व किया जिसमें मकान मालिक किराएदार को निकालने के बाद 3 सालों तक उस प्रीमाइसेस को रेंट कंट्रोलर की परमिशन के बिना नहीं बेच सकते, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि मकान मालिक किराएदार को निकालकर किसी और को ज्यादा कीमत में बेचने के इंटेंशन से प्रीमाइसेस नहीं ले रहे थे। इसलिए कोर्ट यहाँ मकान मालिक को फेवर करते हुए अपील डिसमिस कर देती है। 4th केस ज्ञान देवी वर्सेस जीवन कुमार है। ये 1985 का केस है। इसे हमने सेकंड क्वेश्चन में कवर भी किया है, लेकिन यहाँ हम इस क्वेश्चन से जुड़ी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। ये केस सत्यवती शर्मा के केस के रेफरेंस में भी दिया गया है। इस केस में
कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि बोनाफाइड नीड रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के साथ साथ कमर्शियल प्रीमाइसेस के लिए भी हो सकती है। इसलिए जो क्लासिफिकेशन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस को लेकर किया गया है वो बिल्कुल रीजनेबल नहीं है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बजाय लेजिस्लेचर पर अमेंडमेंट के लिए छोड़ दिया। लास्टली सत्यवती शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो कि 2008 में आया था। इस केस में मकान मालकिन सत्यवती शर्मा ने टेनेंट के खिलाफ सेक्शन 14(1)(e) के ग्राउंड पर एविक्शन पिटीशन फाइल की, जबकि ये प्रीमाइसेस कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पर दी गई थी। इसलिए कंट्रोलर और ट्राइब्यूनल द्वारा अपील डिसमिस करने पर लैंडलेडी ने हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन फाइल करके सेक्शन 14(1)(e) की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चैलेंज कर दिया, इस ग्राउंड पर कि सेक्शन 14(1)(e) में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में डिफरेंशिएट करके डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी को वायलेट किया जा रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान देवी केस 1985 और कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 इत्यादि को ऑब्जर्व करते हुए डिसाइड किया कि सेक्शन 14(1)(e) डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी को वायलेट करती है, क्योंकि इस प्रोविजन में मकान मालिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बोनाफाइड रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट होने पर वापस पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी का नहीं, जो कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। इसलिए कोर्ट सेक्शन 14(1)(e) के डिस्क्रिमिनेटरी पोर्शन को स्ट्राइक डाउन करती है। इसी के साथ हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 14(1)(k) और 14(1)(c) को कंबाइन करके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 10-10 मार्क्स का A और B के फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम 14(1)(k) को बताएंगे। इसमें बताया गया है कि अगर टेनेंट को लैंडलॉर्ड द्वारा नोटिस मिलने के बावजूद वो प्रीमाइसेस का यूज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या गवर्नमेंट द्वारा लैंडलॉर्ड पर इम्पोज की गई कंडीशंस के कॉन्ट्ररी काम करे तो उन्हें इस प्रीमाइसेस से निकाला जा सकता है। इसके बाद हम सेक्शन 14(1)(c) को बताएंगे। इस प्रोविजन के अनुसार टेनेंट को प्रीमाइसेस से निकाला जा सकता है अगर वो प्रीमाइसेस का यूज लैंडलॉर्ड की बिना कंसेंट के उन पर्पसेस के लिए करे जो कि लीज पर देते समय डिसाइडेड नहीं थे। इन प्रोविजंस को बताने के बाद हम उन केसेस को बताएंगे जिनमें 14(1)(k) और 14(1)(c) को डिफरेंशिएट किया गया है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना, अभी जो हम केसेस करेंगे वो अगर आपको अलग से सेक्शन 14(1)(k) पर भी क्वेश्चन आता है तो उसमें भी लिखना है, क्योंकि सेक्शन 14(1)(c) पर स्पेसिफिकली सिर्फ एक केस है जो हम इन केसेस को करने के बाद कर लेंगे। सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट SP अरोरा वर्सेस अजीत सिंह 1970 के केस में दिया गया था। इस केस में अपीलेंट के पापा ने दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से एक लैंड लीज पर लिया, इस कंडीशन पर कि प्रीमाइसेस का यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही किया जाएगा। फिर अपीलेंट ने यहाँ अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके रेस्पोंडेंट को ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया, जिसमें रेस्पोंडेंट अपनी फैक्ट्री शुरू कर लेते हैं। इस वजह से दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अपीलेंट को लीज ब्रीज करने का नोटिस देते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंस में अपीलेंट रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट 14(1)(c) और 14(1)(k) के ग्राउंड पर एविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ रेस्पोंडेंट ये क्लेम करते हैं कि प्रीमाइसेस को कमर्शियल पर्पस के लिए ही दिया गया था, इसलिए लैंडलॉर्ड हमें फैक्ट्री चलाने से मना नहीं कर सकते। यहाँ रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई होगा। इस कंटेंशन को एक्सेप्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंट केस में लीज का ब्रीच अपीलेंट ने किया है, ना कि रेस्पोंडेंट ने, क्योंकि अपीलेंट को ये पता होते हुए भी कि टेनेंट को ये यहाँ फैक्ट्री शुरू करनी है, उन्होंने ये प्रीमाइसेस लीज पर दी, इसलिए यहाँ रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा। आगे कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंट एविक्शन पिटीशन सेक्शन 14(1)(k) में रिजॉल्व की जाएगी, ना कि 14(1)(c) में, क्योंकि 14(1)(k) तब एप्लीकेबल होता है जब गवर्नमेंट द्वारा बताई गई कंडीशंस के कॉन्ट्ररी किराएदार काम करे, जबकि सेक्शन 14(1)(c) तब एप्लीकेबल होता है जब प्रीमाइसेस का यूज लैंडलॉर्ड द्वारा डिसाइडेड पर्पस के अदरवाइज किया जाए। साथ ही कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 14(1)(k) एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें किराएदार को निकालने के लिए नोटिस देना जरूरी है, जबकि 14(1)(c) में नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस जहां दोनों प्रोविजंस आ रहे हैं वहां सेक्शन 14(1)(k) एप्लीकेबल होगा।
14(1)(c) नहीं, क्योंकि 14(1) के स्पेशल प्रोविजन है। इन सब को ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी। दूसरा केस फकीर चंद वर्सेस श्री राम रतन भनोट है। ये 1973 का केस है। इस केस में भी रेस्पोंडेंट ने दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से एक लैंड लीज पर लिया, इस कंडीशन पर कि प्रीमाइसेस का यूज रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही किया जाएगा। रेस्पोंडेंट ने इस लैंड पर अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके अपीलेंट को किराए पर रखा, जिसका यूज अपीलेंट ने कमर्शियल पर्पस के लिए किया। इस वजह से दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट रेस्पोंडेंट को नोटिस भेजते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंस में रेस्पोंडेंट अपीलेंट के खिलाफ सेक्शन 14(1)(k) के ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। यहाँ टेनेंट अपने कंटेंशन में एसपी अरोरा केस 1970 और उमा कुमारी केस 1960 को रेफर करते हुए कहते हैं कि उन्हें ये प्रीमाइसेस कमर्शियल यूज के लिए किराए पर दी गई थी, इस वजह से रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा और उनके खिलाफ सेक्शन 14(1)(k) के ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसपी अरोरा केस और उमा कुमारी केस को ओवररूल करते हुए टेनेंट के इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और हेल्ड करती है कि रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 14(1)(k) की एप्लीकेबिलिटी ऐसे ही केसेस में होती है जहां लैंडलॉर्ड लीज में लिए गए प्रीमाइसेस को लीज टर्म के अगेंस्ट या कॉन्ट्ररी जाकर किसी टेनेंट को प्रीमाइसेस में रखे। साथ ही कोर्ट सेक्शन 14(1)(k) के दो ऑब्जेक्टिव्स बताती है। पहला कि लैंड का यूज लीज में डिसाइडेड पर्पस के लिए हो और दूसरा लैंड को अनऑथोराइज तरीके से यूज ना किया जा सके। तीसरा केस डॉक्टर के मदन वर्सेस कृष्णावती 1997 है। इस केस में अपीलेंट रेंट कंट्रोलर द्वारा सेक्शन 14(1)(k) के अंतर्गत दिए गए ऑर्डर ऑफ एविक्शन को चैलेंज करती है, इस ग्राउंड पर कि पंजाब नेशनल बैंक केस 1986 में कहा गया था कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 11 के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति प्रीमाइसेस के रॉन्गफुल यूज का पेनल्टी पे करता है तब तक ऑर्डर ऑफ एविक्शन पास नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि सेक्शन 14(1)(k) को लाने का पर्पस अनऑथोराइज यूज को प्रिवेंट करना है और अगर कोई व्यक्ति प्रीमाइसेस का कंटिन्यूअसली अनऑथोराइज तरीके से यूज करते हैं तो ये प्रोविजन लेसर को डीड कैंसिल करके पोजीशन को रिकवर करने की पावर देता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 11 की वर्डिंग्स कंट्रोलर को पावर नहीं देती कि वो कंटिन्यूअसली अनऑथोराइज यूज को एक्सेप्ट कर कंटिन्यूअसली कंपेंसेशन ले। हालांकि कंट्रोलर ऐसे केसेस जहां लेसर यानी गवर्नमेंट लीज डीड को कैंसिल और पोजीशन को रिकवर करने के बजाय टेनेंट के कंटिन्यूअसली अनऑथोराइज यूज से कंपेंसेशन लेकर सेटिस्फाई हो तो कंट्रोलर सेक्शन 14(1)(k) के अंतर्गत इविक्शन का ऑर्डर देने के बजाय कंपेंसेशन को पे करने के लिए डायरेक्ट करती है। फोर्थ केस भरत सेल्स लिमिटेड वर्सेस लक्ष्मी देवी 2002 है। इस केस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लैंडलॉर्ड को लैंड लीज पर देते समय बताई गई कंडीशंस का टेनेंट ब्रीच करते हैं तो उनके खिलाफ सेक्शन 14(1)(k) के ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन फाइल करने से पहले मकान मालिक किराएदार को नोटिस देते हैं और प्रेजेंट केस में टेनेंट इस नोटिस को रीड करने के बाद कंडीशंस को कंप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन रेज होता है कि जितने समय तक टेनेंट ने लीज का ब्रीच किया है उतने समय का कंपेंसेशन टेनेंट को देना होगा या नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंट केस में किराएदार को जानकारी नहीं थी कि इस प्रीमाइसेस का यूज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बताई गई लीज टर्म्स के अनुसार रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही करना है। लेकिन जैसे ही नोटिस में इसकी जानकारी उन्हें मिली उन्होंने कंडीशंस को कंप्लाई किया। इस वजह से यहाँ टेनेंट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंपेंसेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंपेंसेशन लैंडलॉर्ड द्वारा दिया जाएगा। अब हम सेक्शन 14(1)(c) से रिलेटेड स्पेसिफिकली केस मटेरियल में दिया गया एक केस संतराम वर्सेस राजेंद्र लाल 1979 को कवर कर लेते हैं। इस केस में मकान मालिक के ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव राजेंद्र लाल अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट के अंदर इविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं इस ग्राउंड पर कि किराएदार ने प्रीमाइसेस का यूज सोने, रहने और खाना पकाने के लिए भी किया जो कि परमिसिबल नहीं था। यहाँ हाई कोर्ट मकान मालिक को फेवर करती है इस ग्राउंड पर कि प्रीमाइसेस एक शॉप थी, जिसका मतलब है कि प्रीमाइसेस कमर्शियल पर्पस के लिए ही दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए ऑब्जर्व किया
कि प्रेजेंट लीज डीड में कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं था और प्रीमाइसेस एक शॉप थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पर्पस कमर्शियल ही हो। ये पॉसिबल है लेकिन नेसेसरी नहीं। साथ ही कोर्ट ने 2 रूल्स बताए जिसे किसी भी लीज स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते समय अप्लाई किया जाना चाहिए। पहला, लीगल डॉक्यूमेंट या लॉ को ड्राफ्ट ऐसे शब्दों में किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ भी रीड करे तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दूसरा, किसी भी लॉ को लाने का मकसद सोसाइटी को सर्व करना होता है, इसलिए लॉ को इंटरप्रेट करते समय सोशल कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट नहीं करना चाहिए। और प्रेजेंट केस में किराएदार काफी गरीब थे, इस वजह से वो प्रीमाइसेस का यूज सभी पर्पसेस के लिए कर रहे थे, इसलिए कोर्ट सर्कमस्टांसेस और नीड को ध्यान में रखते हुए अपील अलाउ कर देते हैं। इसी के साथ हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लेकिन अब हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे अपने सेफ जोन के लिए। हमारा सेफ जोन क्वेश्चन रिकवरी ऑफ पोजीशन इन केस ऑफ टेनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड पर बेस्ड है। इस पर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी आ सकता है और हमने जो ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर किए उनके साथ 10 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में केस के फैक्ट्स देकर केस के लो पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले सेक्शन 21 को बताएंगे, जो कि कंट्रोलर को पावर देता है कि वो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के खत्म होने पर सेक्शन 14 में टेनेंट को दी गई प्रोटेक्शंस के बावजूद टेनेंट के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ पोजीशन का ऑर्डर दे सकते हैं अगर वो टेनेंसी कंट्रोलर की प्रायर परमिशन लेकर दोनों पार्टीज के बीच रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू हुई हो और प्रीमाइसेस को लीज पर देते समय लैंडलॉर्ड को उस प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं हो। इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के मेन 4 की इंग्रेडिएंट है। पहला, प्रायर परमिशन फ्रॉम रेंट कंट्रोलर। दूसरा, टेनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड। तीसरा, द प्रीमाइसेस वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द टेनेंसी पीरियड। फोर्थ, टेनेंट डिड नॉट वेकेट प्रीमाइसेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड। इस डेफिनेशन को समझाने के बाद हम लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट इंदर मोहन लाल वर्सेस रमेश खन्ना 1987 में दिया गया था। इस केस में अपीलेंट रेंट कंट्रोलर के पास सेक्शन 21 के ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं, जिसे रेंट कंट्रोलर ग्रांट कर देते हैं, लेकिन इस परमिशन को हाई कोर्ट इनवैलिड बताती है, इसलिए अपीलेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए ऑब्जर्व किया कि रेंट कंट्रोलर द्वारा सेक्शन 21 के अंतर्गत दी गई परमिशन सही है, क्योंकि प्रेजेंट केस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इस टेनेंसी को क्रिएट करते वक्त लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट कहा हो या कोई भी कॉन्स्पिरेसी या फ्रॉड कमिट किया हो। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर रेंट कंट्रोलर इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि लैंडलॉर्ड को इस प्रीमाइसेस की जरूरत पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं है, तो फिर इसका रीजन बताना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि सेक्शन 21 के अंतर्गत दोनों पार्टीज द्वारा रिटर्न एग्रीमेंट करना कंपल्सरी नहीं है, यह उनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। इस प्रोविजन से रिलेटेड आखिरी केस है सृष्टि धवन वर्सेस अहमद शाह ब्रदर 1991। इस केस में अपीलेंट ने रेंट कंट्रोलर के पास लिमिटेड पीरियड टेनेंसी को क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिसे रेंट कंट्रोलर ने ग्रांट कर दिया, लेकिन टेनेंसी खत्म होने के 20 दिन पहले रेस्पोंडेंट ने लैंडलेडी को लेटर लिखकर लीज डीड को रिन्यू करवाने के लिए कहा, जिस प्रपोजल को अपीलेंट द्वारा मना करके सेक्शन 21 के ग्राउंड पर रेस्पोंडेंट के खिलाफ टेनेंसी पीरियड एक्सपायर होने के बाद इविक्शन पिटीशन फाइल कर दी गई। इसके अगेंस्ट रेस्पोंडेंट ने अपने कंटेंशन में कहा कि लैंडलेडी ने फॉल्सली मिसरिप्रेजेंट किया है कि उस पीरियड के बाद उन्हें इस प्रीमाइसेस की जरूरत है, जबकि उनके पास ऑलरेडी सुटेबल अकोमोडेशन है जो कि उनके और उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। टेनेंट के इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंट्रोलर द्वारा दी गई परमिशन की वैलिडिटी को चैलेंज करने का सुटेबल अकोमोडेशन होना एक रेलेवेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि इस प्रीमाइसेस की जरूरत कई रीजंस की वजह से हो सकती है। प्रेजेंट केस में लैंडलेडी ये विजुलाइज कर सकती थी कि उन्हें इस प्रीमाइसेस की 3 साल बाद रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनका एक बेटा जो कि आर्मी में है उसकी पोस्टिंग दिल्ली में होने वाली है और दूसरा बेटा जो कि जॉबलेस है उसे नोएडा में अपनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए इस प्रीमाइसेस की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ कोई फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ है। लास्टली कोर्ट ने बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कि क्राइम का आरोप लगाता है, इसलिए प्रेजेंट केस में बर्डन ऑफ प्रूफ टेनेंट पर होगा,
लेकिन यहाँ कंट्रोलर और ट्राइब्यूनल ने प्रोसीजरल एरर करते हुए बर्डन ऑफ प्रूफ भी लैंडलेडी पर इम्पोज कर दिया था। इन सब को ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट अपील अलाउ कर देती है। इसी के साथ हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक सेफ जोन क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। हम उम्मीद करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप एग्जाम में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आगे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। हालांकि पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।